बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू ये है कि पीएचडी आमतौर पे ये समझा जाता है कि पीएचडी इसलिए मुश्किल है कि वो टॉपिक बहुत मुश्किल होता है। पीएचडी के अंदर बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है, बहुत रिसर्च इन्वॉल्व होती है और जो एकेडमिक पार्ट है वो बहुत मुश्किल होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये मफरूज़ा सही है। एक पीएचडी स्टूडेंट जब फिनिश लाइन पे पहुंचता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसको जो मसाइल, जो परेशानियां, जो तकालीफ, जो इश्यूज़, जो चैलेंजेस पेश आए हैं वो क्या हैं, तो उसके ज़रिए हम अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे कि असल डिफ़िकल्टी पीएचडी में क्या होती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब। उन्होंने अभी रिसेंटली पीएचडी मुकम्मल की है, तो हम इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि इस बारे में वो क्या उनका ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब इनवाइट करने के लिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली बस ये बता देता हूँ कि मेरा एक्चुअल जो ताल्लुक़ है वो इंडस्ट्री से है। सो बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं एकेडमिया बेसिकली बेस पे पीएचडी वाला कैंडिडेट नहीं था, मैं इंडस्ट्री बेस पे पीएचडी वाला कैंडिडेट था। सो मेरे एक्सपीरियंस जो थे वो थोड़े से डिफरेंट रहे, बट जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए वो सबके साथ हो सकते हैं। मैंने अभी लास्ट ईयर ही, मतलब अभी ईयर का एंड है बेसिकली, आज प्रोबेबली लास्ट वर्किंग डे है इस साल का। सो इसी साल मतलब बेसिकली मुझे डिग्री अवार्ड हुई है पीएचडी की, जो मैंने आईओबीएम से कंप्लीट की है। और मेनली टॉपिक जो था मेरा वो बिज़नेस इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी के अराउंड मूव कर रहा था। सो लॉन्ग डिस्कशन हो सकती है, स्टोरी है जो मेरी जर्नी थी। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 2009। मैंने एमबीए में एडमिशन लिया एक एचईसी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे मैंने क्लासेस लेना शुरू की। मैंने 16 इयर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी कराची यूनिवर्सिटी से, जो प्रॉपर 4 ईयर प्रोग्राम था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो कि मेरी एक्चुअली फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ। 2009 में मेरा एमबीए में एडमिशन हुआ। 2008 की मेरी ग्रेजुएशन है बैचलर्स की। मैंने 9 में एडमिशन लिया तो उस वक्त एचईसी की एक पॉलिसी लॉन्च हुई थी जुलाई के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी जो लोग 4 ईयर का बैचलर करके आ रहे हैं वो 2 साल का एमबीए करेंगे 24 कोर्सेज़ का। 2 ईयर्स नहीं था, बेसिकली 2.5 ईयर्स था। मेरा एक यूनिवर्सिटी में, वेल नोन यूनिवर्सिटी है कराची की, उसमें एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने एमबीए स्टार्ट किया। एमबीए स्टार्ट करने के अंदर मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि ये लोग एचईसी की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। मैंने एचईसी के एनबीईएसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उनको मैंने ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस की कि ये 2 साल का एमबीए करा रहे हैं, आपकी गाइडलाइन में 2.5 साल से पहले एमबीए नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे राइटिंग में रिस्पॉन्स किए और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप 2.5 साल में करें। ऑल्दो यूनिवर्सिटी ने मुझे पर्सनली, जब मैंने एचईसी को अप्रोच किया था, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया कॉल करके और मुझसे 1 to 1 बैठ के डिस्कशन की और कहा कि मैं आपको 2 साल में डिग्री दे सकता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने एचईसी की बात मानी। उन्होंने मुझे कहा कि आप देखें एचईसी सुप्रीम बॉडी है, आप यूनिवर्सिटी की बात को छोड़ें। तो मैंने एक कोर्स रिपीट किया। मेरा एक सी था एमबीए में और वो मैंने एक, क्योंकि सी पे आप रिपीट कर सकते हैं, तो मैंने रिपीट करके 2.5 साल में अपने एमबीए कंप्लीट किया। 2.5 साल में अपने एमबीए कंप्लीट किया, वहाँ तक केस क्लोज़ हो गया। मैंने एमबीए की डिग्री ले ली, वापस इंडस्ट्री में चला गया, जॉब करता रहा। 4 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं घर पे बैठ के सैटरडे संडे मोबाइल चलाता हूँ, जो कि टाइम वेस्ट है। सो आई शुड डू समथिंग। एडिशनली मैंने सर्टिफिकेशंस की कोशिश की। सर्टिफिकेशंस की कॉस्ट देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट से बेहतर है आप ना हायर एजुकेशन लें। सो मैंने हायर एजुकेशन में मतलब पीएचडी और एमफिल का बेसिकली प्रोग्राम किया। एचईसी ने उसी साल पॉलिसी लॉन्च की कि जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है 24 कोर्सेज़ का आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, वो एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी में। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जो है ना मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में, आईओबीएम में। बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई कि मैंने एचईसी को, जो कि एक एडमिशन रिक्वायरमेंट थी एचईसी की, कि आपने जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है, जो आपकी प्रीवियस डिग्री होती है, और गेट आपने देना होता है। सो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन के लिए जब मैं गया, सो यूनिवर्सिटी ने जो मुझे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू किया, या जो भी मतलब उन्होंने रिस्पॉन्स किया एचईसी को,
सो जो सर्टिफिकेट आया उस पे लिखा हुआ कि ये जो आपका MBA है ये 16 इयर्स की स्कूलिंग के बराबर है। ऑल्दो मैंने HEC की गाइडलाइंस को फॉलो किया था, हर चीज़ HEC के हिसाब से की थी, लेकिन अगेन 16 इयर्स के बराबर एक इक्वलेंसी लेटर आ गया। आई थॉट ये कोई मिस्टेक होगी, सो यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन जो है IUBM में रिस्क पे चला गया। मैंने समझा कि शायद कोई मिस्टेक होगी, मैंने दोबारा अप्लाई किया, जो हमारे यहाँ एक कल्चर होता है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस की, जो मेरी MBA वाली यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने HEC को लिखा, HEC ने कहा नहीं सॉरी, आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया था ना वो BCom था, आपने जिस क्लासेस में इस स्टूडेंट को MBA कराया ना उसका एडमिशन क्राइटेरिया BCom था, जो कि 14 ईयर होता है, तो 14 + 2 16 हुआ, सो आप 16 ईयर्स के बराबर हैं। मैंने उसके ऊपर काफ़ी एफ़र्ट की कि किसी तरीके से वो डिसीजन चेंज हो जाए, वो डिसीजन चेंज नहीं हुआ। फिर हमारे पास एक कॉमन मैन के पास एक ऑप्शन होता है कोर्ट पे जाने का, क्या आप चलें जी, कोर्ट में चले जाते हैं। मैंने कोर्ट पे जाने का फ़ैसला किया। मैंने हमारी एक कोर्ट है उसमें केस फाइल किया, HEC वाला कोई बता नहीं आया। फिर मेरी प्रोफेशनल एसोसिएशन की वजह से एक रेफरेंस यूज़ हुआ और मुझे केस जो है वो दोबारा फ़ाइल करना पड़ा। दोबारा मैंने केस फ़ाइल किया, HEC वाले आए, उन्होंने बैठ के मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की जज के सामने। वो डिसीजन आज तक नहीं आया, हालांकि मुझे जज ने ये बोल के भेजा था आपको लेवरेज मिलेगा और आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने HEC को इन्फॉर्म किया हुआ है 2010 में कि ये गलत MBA करा रहे हैं, और HEC ने 10 साल में या 8 साल में, जो वट एवर द ड्यूरेशन वॉज, आई थिंक 6-7 साल में आपने कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो हम HEC को पेनलाइज़ करेंगे और हम आपको जो है ना वो ये फेवर में आपके डिसीजन देंगे, आप अपना PhD कंटिन्यू करें। वो आई थिंक 2016 की बात है, 2016 से 2020 आ चुका है, मेरे केस की फ़ाइल पता नहीं कहाँ है, तो हमारी कोर्ट में से वो फ़ाइल गायब हो गई। ये हमारे यहाँ मसले होते हैं। फिर मैंने बहुत सारे डिस्कशंस की अपने टीचर से, उन्होंने मुझे यही कहा कि आप छोड़ें सबको, आप ना MPhil कर लें। तो फिर मैंने MPhil किया। अब ऑब्वियसली जब आप एक एकेडमी 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, अब वो 2017 में जाके मेरा जो है फिर वो MPhil कंप्लीट हुआ। फिर मैंने PhD स्टार्ट की। PhD स्टार्ट करने के बाद अभी जैसे मैंने बताया इस साल मेरी PhD कंप्लीट हुई है। इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ था ना वो ये फेज़ था जिसके अंदर मुझे इक्विवेलेंसी नहीं मिल रही थी। मैंने 2 दफ़ा गेट सब्जेक्ट दिया है, 2 दफ़ा गेट सब्जेक्ट क्लियर किया है, सिर्फ किस वजह से कि मेरे पास इक्विवेलेंसी नहीं थी। अगर ये चीज़ मामलात जब मैंने MBA किया था उस वक्त टेक केयर किए जाते तो मेरे लिए इतना मसला ना होता, मुझे MPhil ना करना पड़ता। तो बेसिकली मेरी जो MBA की पूरी फ़ीस थी, MBA की जो पूरी एजुकेशन थी, इट्स वर्थलेस इन HEC डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो 16 इयर्स के बराबर है, जो कि मेरा बैचलर्स उतना था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये था। बाकी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मुझे टॉपिक सेलेक्ट करने में 6 महीने भी नहीं लगे। मैंने टॉपिक अपनी इंडस्ट्री से लिंक किया, ढूंढा, मुझे आराम से टॉपिक मिल गया। मुझे थीसिस लिखने में भी टाइम नहीं मिला, मेरा PhD 3 साल में कंप्लीट हो गया। मतलब बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली उसमें टाइम लगा कि डिफेंस के बाद जो है ना वो कमेंट्स आते हैं, उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हो, उसमें टाइम लगा। बट मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, 2021 में मेरा थीसिस सबमिट हो चुका था और केस भी आगे फॉरवर्ड हो गया था। सो वो इतना कॉम्प्लेक्स केस नहीं था। जो मुझे डिफ़िकल्टी हुई वो 14 से लेके 18 तक के फेस में हुई, और उसमें इश्यूज़ जो थे वो एकेडमिया के नहीं थे, वो थे कह लें कि जिसको हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ थे। राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरे जैसे स्टूडेंट्स अभी भी सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अब ये मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा हूँ शायद, कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि HEC कोशिश करती है खुदा बनने को। उसने अपने जहन में एक तासुर पैदा किया कि बैचलर्स क्या है, मास्टर्स क्या है, PhD क्या है। HEC को 10 साल तक कोशिश करती रही कि सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2 साल वाला काम डिग्री ख़त्म करें। इवेंचुअली लोगों ने तो ख़त्म कर दी, लेकिन उसको एक नए नाम से, एसोसिएट डिग्री के नाम से उन्होंने कहा अब आप दोबारा शुरू कर दें। अब पहिए को दूसरी तरफ उन्होंने घुमाना शुरू किया। अभी जो डॉक्टर यासिर ने जो मसला बयान किया है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 16 साल होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, फिर लगे रहे 20 साल तक।
कि 16 साल की बैचलर्स होनी चाहिए, 18 साल की फ़लाँ होनी चाहिए, और 16 साल की डिग्री फ़लाँ होती है और 18 साल की फ़लाँ होती है। फिर जनाब HEC की एक और पॉलिसी आ गई कि अब, और हाँ, उन्होंने पहले बहुत सख्त शद्दोमत से इसरार किया कि MS लीडिंग टू PhD, MPhil लीडिंग टू PhD पता नहीं कोई जुर्म है, जुर्म अजीम है, जिसकी वजह से, हालांकि पाकिस्तान के अंदर शुरू से ये चल रहा था और बरतानिया वगैरह में हमेशा होता था, लेकिन उसको ख़त्म कराने की कोशिश की। जब वो ख़त्म हो गया सब जगह से, तो वो आ गए कि नहीं जी, अब 16 ईयर वाला डायरेक्ट PhD में दाखिला ले सकता है और अब वो कर सकता है। जो हमारे यासिर साहब ने मसला, ये वाहिद आदमी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने ख़ुद बहुत सारे लोगों को 5-5 साल 10-10 साल ख्वार होते हुए देखा है। इन HEC की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके अंदर जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, उसकी बुनियाद पे कई लोगों की PhD ख़त्म कर दी कि उन्होंने जनाब वो इक्विवेलेंस नहीं ली। आप जाएं दोबारा इंटर करें और उसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ लें, फिर आपका जो हम O लेवल्स मानेंगे, आप एडिशनल लेकर वो नहीं कर सकते, फिर उसके ऊपर लटके रहे। कितने बेचारे लोग स्टूडेंट्स थे जो इसमें तकलीफ़ के अंदर रहे। फिर उसके बाद उनको ख्याल आया, खैर फिर वो नए एक चेयरमैन साहब आए, तो जब वो आए तो उन्होंने इस मुसीबत से निजात दिलाया। उन्होंने कहा सिर्फ आपकी पिछली डिग्री पास की जाएगी। ऐसे भी लोग आए डिग्री लेकर, जिन्होंने O लेवल्स के अंदर इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं की थी, MIT की PhD थी, उसको PhD मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी इक्विवेलेंस नहीं थी, क्योंकि उनके O लेवल्स के अंदर फ़लाँ सब्जेक्ट नहीं है और फ़लाँ से। इस तरह की बहुत सारे मसाइल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गुज़रते देखा है, तकलीफ़ करते देखा है, और ग़ालिबन मैंने ही इनको बताया था कि भाई हमारे यहाँ और भी 1-2 स्टूडेंट्स थे जो बेचारे इस तकलीफ़ के अंदर शिकार रहे, और उनको आसान तरीक़ा यही है कि इनके साथ लड़ाई करने के हो। लेकिन इसके नतीजे में जो समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी, ये HEC के अंदर जब एक चेयरमैन आता है तो वो अपनी पहिया एक तरफ घुमाना शुरू कर देता है, दूसरा आता है वो दूसरी तरफ घुमाना शुरू करता है, तीसरा आता है तीसरी तरफ घुमाना शुरू कर देता है। कोई और QA का इंचार्ज आता है, वो अगर जर्मनी से आया है वो जर्मनी की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। नकवी साहब अमेरिका से आए थे, उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी लगाई शुरू की थी। फिर कोई और ED आएगा, वो अगर टम्बकटू से आया है तो वो टम्बकटू की शुरू कर देगा। उसके नज़दीक सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ वही होती हैं जो जर्मनी में जो होता है, या जो स्वीडन से आए, एक जर्मनी वाले साहब भी आए थे, और फिर कोई और एक और। तो वो लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा होता है, हालांकि दुनिया में हर किस्म की चीज़ मौजूद है। असल चीज़ ये है कि स्टूडेंट के अंदर क्या सलाहियत है, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो जो यानी कि इस जो डॉक्टर यासिर ने बात की कि जो चैलेंजेस होते हैं वो एकेडमिक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, और इनकी एग्जांपल वो थी जिसके अंदर जो हायर एजुकेशन के जो प्रोसेसेस थे उनके मसला बना। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मोर लॉयल देन द किंग भी होते हैं, जो मसाइल को मज़ीद गंभीर बना देते हैं। इसके अलावा कोई एकेडमिक्स से रिलेटेड आप बात करेंगे इन मसाइल के अलावा, क्योंकि ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दी। हाँ, बेसिकली जो जर्नी है उसमें जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव था, जो मोटिवेशन थी ना ये स्टार्ट करने की, वो ये थी कि मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं सर्टिफिकेशंस निकालूं अपनी इंडस्ट्री की, जो कि PMP वगैरह इस तरह की होती हैं, या फिर जो है ना मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँ। तो मैं रिकमेंडेशन यही करता हूँ कि आप तो वो करें जो आपको सूटेबल लगे। मेरी जो रीज़न था ये सब करने का वो ये था कि सैटरडे संडे घर पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेलना इज़ नॉट वर्दी। आप इससे अच्छा है कि आप जाएं किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एडमिशन ले लें, वहाँ पे आगे पढ़ते रहें। स्लो प्रोग्रेस होगी लेकिन प्रोग्रेस होती रहेगी,
जर्नी शुरू हुई 2014 में, 2022 में कंक्लूड हो गई। 8 साल लगे, लेकिन वो 8 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे कनेक्शंस एकेडमिया में बने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से लिंक हुआ, और सर्टिफिकेशंस भी पैरेलल में चलाई जा सकती हैं। सो अगेन वही बात, कुछ लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं और इंडस्ट्री में आके ही कहते हैं बस बहुत पढ़ लिया। सो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मसले हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में मसले हैं, लेकिन अगर आप शुरू करते हैं तो कंक्लूजन हो ही जाता है। टाइम लगेगा, चीज़ें उस हिसाब से नहीं होंगी जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक आई वाज एंटिसिपेटिंग कि मेरा 18 में पीएचडी हो जाएगा या 19 में हो जाएगा, बट वो 22 में जाके हुआ, लेकिन हो गया। सो मैं अगर आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर वही कंफर्ट जोन में बैठा रहता और सैटरडे संडे घर पे बैठ के टाइम ज़ाया करता, और जो हमारी एक्टिविटी है या लैपटॉप चला लिया उस पर, क्योंकि मेरा आईटी का काम है तो और कोई मेरी एक्टिविटी है नहीं। सो लैपटॉप पे मूवीज़ देख ली, कोई शोज़ देख लिए, सीरीज़ देख ली, या मोबाइल पे गेम खेल लिए, दैट वाज दी होल एक्टिविटी अलॉन्ग विद द फैमिली ऑब्वियसली। सो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ का पीरियड होता है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। तो आप, मेरी एक हमेशा से ये एडवाइस होती है कि हमेशा ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, और अगर आप एजुकेशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो आप 2 तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। एक तो वो इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती, आपको फाइनेंशियल रिटर्न उसका मिल जाता है, किसी भी फॉर्म में मिले। दूसरा ये होता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये ऑर्डर है, क्योंकि पहला हमें हुक्म ये मिला था पढ़ने का, तो हम बस पढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आगे भी पढ़ते रहना चाहिए। सो ये एक है। बताइए कि सवाल ये है कि आपने कौन सी चीज़, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से वेदर किया जाए वो तो अपनी जगह है, लेकिन एकेडमिकली आपने पीएचडी में सीखी जो आपने इससे पहले नहीं सीखी थी। रिसर्च का तरीका, अप्रोच जो हमारे यहाँ फॉलो की जाती है, आपने रिसर्च कैसे करनी है। और एक चीज़ और मुझे अच्छी तरह याद रहेगी, हमारी पहली पीएचडी की क्लास थी, आपने कहा था पीएचडी की जर्नी ना बड़ी सीधी सी लगती है देखने में, लेकिन उसमें ना बहुत सारे जो है ना वो खड्डे भी आते हैं, आप उसमें गिर भी जाते हैं, और ये सब कुछ था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये ज़ाहिर सी बात है ड्यूरिंग टेन्योर बहुत सारे टीचर से लिंक रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक जो पर्सनल ग्रूमिंग चीज़ होती है ना, वो भी आपको एकेडमिक्स में बहुत मिलती है। मतलब आप सोचने का जो ज़ाविया होता है ना, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, अब जब किसी से डिबेट होती है, वो इस टॉपिक पे डिबेट नहीं होती कौन सही है या कौन गलत है। अब डिबेट इस बात पे होती है रूट कॉज क्या है, कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करता, क्यों कर रहा है ये मैटर करता है। ये एक चीज़ मुझे बहुत, मतलब ना मेरे अंदर चेंज आया, ये मैंने इस पूरे टेन्योर जो गुजारा है ना इसके अंदर। चलें भाई, शुक्रिया बहुत बहुत यासिर साहब।